गाइस तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को कराए जा रहे हैं इससे बाहर एग्जाम में एक भी नहीं जाएगा। अगर प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलते हैं तो आप एग्जाम में उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं करते हैं। अगर आपका भी सपना है कि इस बार 400 प्लस लाना है और एक भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो प्रतिदिन जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको आप बिल्कुल आसानी से आप लोग पढ़ते हुए चलिए, आप निश्चित एग्जाम में 400 प्लस लाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। और देखिए आप लोग के पास एक कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन मैं जब भी बताऊं तो उसको ध्यानपूर्वक सुन के और नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से 400 प्लस लाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं, एक्सॉन कहलाते हैं कि इंट्रॉन की सिस्ट्रॉन की, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब एक्सॉन होने वाला है। देखिए डीएनए में दो भाग होते हैं। डीएनए में कौन कौन भाग होता है तो आप लोग को याद रख लेना है कि डीएनए में एक्सॉन भी होते हैं और इसके साथ इंट्रॉन भी होते हैं। क्या क्या होता है, एक्सॉन भी होता है और इंट्रॉन भी होता है, इस बात को याद रखना है। तो इंट्रॉन क्या करते हैं, तो इंट्रॉन जो है ये कूट लेखन करते हैं प्रोटीन के निर्माण के लिए और इंट्रॉन नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसका राइट जवाब ए नंबर होने वाला है। और जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं उसको हम लोग सिस्ट्रोन के नाम से जानते हैं। सिस्ट्रोन क्या हो गया, जब भी किसी डीएनए में क्रियात्मक समूह और अक्रियात्मक समूह, मतलब जो काम करने वाला है और जो काम करने वाला नहीं है, और दोनों एक साथ रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रोन बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। देखिए जिस डीएनए में ये दोनों पाए जाते हैं, कौन दोनों पाए जाते हैं आप लोग को याद रख लेना है, एक्सॉन और इंट्रॉन। तो एक प्रक्रिया की जाती है जिसका नाम है स्प्लाइसिंग। क्या नाम है, स्प्लाइसिंग नाम है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, एक्सॉन को हटाया जाता है और इंट्रॉन को जोड़ा जाता है। मतलब जितने भी इंट्रॉन होंगे उनको हटा दिया जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएंगे, एक्सॉन बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इसका राइट जवाब आपको ये नंबर याद रखना है। अगले दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है कि कुल आनुवंशिक कूट की संख्या कितना होता है, 61 होता है कि 64 की 3 की, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब आपको याद रखना है, 64 होता है। कुल आनुवंशिक कूटों की संख्या कितना होता है, 64, जिसमें से 61 जो होते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें से जो 3 गो होता है ये प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, बंद करते हैं। याद रखिएगा, मतलब 3 क्या होते हैं, समापक कोडोन के नाम से जाने जाते हैं। क्या चीज़, तो आपको याद रख लेना है कि 3 ऐसे आनुवंशिक कोडोन होते हैं जो प्रोटीन निर्माण के प्रक्रिया को समाप्त करते हैं। लेकिन प्रोटीन निर्माण कितने करते हैं, तो निर्माण में टोटल कितने आ जाएंगे, 61 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। अगला है कि कितने समापन कोडोन होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब आपको ध्यान रख लेना है कि 3 होते हैं। समापक कोडोन की संख्या कितना होता है, 3 होता है। वो भी 3 कौन कौन होते हैं याद रख लेना है, UAA है, UAG है और UGA है। ये तीनों के तीनों कैसे कोडोन हैं तो आपको याद रख लेना है, ये तीनों के तीनों समापक कोडोन हैं जो प्रोटीन निर्माण के प्रक्रिया को क्या करते हैं, बंद करने का काम करते हैं। देखिए जो भी एक्स्ट्रा आप लोग को बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, ताकि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें। और आपके पास एक सपना होना चाहिए कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखिए इतना मेहनत करिए ना कि आपका जिस दिन रिजल्ट आए कोई देखे तो कहे कि हाँ ये बंदा पढ़ता है। और ऐसे आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में बहुत बेहतरीन करेंगे, कोई रोक नहीं सकता आपके बेहतर करने से। अगले क्या, आनुवंशिक कूट किस पर होता है, mRNA पर, tRNA पर, rRNA पर, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब mRNA होता है। ये जितने भी आनुवंशिक कोडोन बनते हैं ये किस पर होते हैं, mRNA पर होते हैं। और यह mRNA क्या करता है, केंद्रक से साइटोप्लाज्म तक, कहाँ तक, तो साइटोप्लाज्म तक मैसेज ले जाने का काम करता है। इस बात को याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं। इसको mRNA को क्या बोलते हैं हम लोग, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखे है कि कूट होते हैं सार्वभौमिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, अपहासित होते हैं। तो देखिए इसका तो राइट जवाब इनमें से सभी होने वाला है, सभी ऑप्शन में होगा भी। इसका राइट जवाब जो होने वाला है कूट का क्या होगा,
ये देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि कूट जो होते हैं ना ये सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक कहने का मतलब क्या है कि ये सभी जीवों में एक समान पाए जाते हैं। जैसे में देखिए यू 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 ये क्या करता है, फेनाएलिन को क्या करता है, कोड करता है। तो जैसे हम लोगों में ये काम करेगा वैसे ही जिस प्रोटीन को हमारे शरीर में ये बनाएगा सेम यही अन्य जीव में भी सेम वही प्रोटीन बनाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है सार्वभौमिक। इस बात को याद रखेगा कि ये कैसे होते हैं, तो सार्वभौमिक होते हैं। पहला बात तो सही है। दूसरा विशिष्ट का मतलब क्या होता है, देखिए एक अमीनो अम्ल है, कोई अमीनो अम्ल है जो कि संख्या कितना है, एक है, और इसको एक ही कोडोन आके कर रहा है। कोई एक मैसेज आया और इसको कोडोन कर दिया। तो जब एक अमीनो अम्ल को एक कोडोन कोड करते हैं तो उसको हम लोग विशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट। अभाषित किसे कहते हैं, देखिए एक अमीनो अम्ल है और इसके लिए चार चार मैसेज आ गया, एक मैसेज, दो मैसेज, तीन मैसेज, चार मैसेज, चार कोई आनुवंशिक कूट आया और उसको कोड कर दिया। जब एक करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विशिष्ट करेंगे। लेकिन एक अमीनो अम्ल को एक से अधिक आनुवंशिक कोट आके कोड कर दे तो उसको हम लोग अभाषित के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसका राइट जवाब सभी होगा, सार्वभौमिक भी होता है, विशिष्ट भी और अभाषित भी। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए आप दोबारा देखिएगा इस वीडियो को तो बिल्कुल समझ में आएगा। घबराइएगा तो नहीं होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, बारीकी से याद करना है और सुनना है, तभी जाके आप एग्जाम में कोशिश करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आंसर बता के मैं क्या करूंगा, आप लोग को मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन सीख के जाइए ताकि आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। और मेरा सपना तो यही है कि एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊं ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें। अगला देख लेते हैं, होमो हेबिलस की दिमागी क्षमता कितना होता है, 900 सीसी की 650 से 800 सीसी की 1400 सीसी की, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला 600 से 800 सीसी। याद रखिएगा इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। और होमो इरेक्टस जो होता है कौन होता है, तो आप लोगों को याद रख लेना है कि होमो इरेक्टस, तो होमो इरेक्टस का दिमागी क्षमता कितना होता है, तो 900 सीसी होता है, याद रहेगा। और वही होता है नियंडरटाल, कौन होता है, नियंडरटाल होता है। तो नियंडरटाल मानव की दिमागी क्षमता कितना होता है, तो 1400 सीसी। मैंने 3 बताया, 900 सीसी हो गया होमो हेबिलस का। और ये देखिए होमो हेबिलस का 650 से 800 सीसी, और नियंड्राल का कितना हो गया, 1400 सीसी। ये आपको याद रखना है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और हमें उम्मीद भी है कि उसका आंसर जरूर दीजिएगा। इस समय जो मानव उपलब्ध हैं उन मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए प्रॉपर अगर पढ़ रहे होंगे तो निश्चित आंसर दे के जाएंगे, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो आंसर दे के नहीं जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मानव की दिमागी क्षमता जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन अधिक मनुष्य के जैसे दिखते थे, रामापिथिकस की, ड्रायोपिथिकस की, होमो इगिलबस की, में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब रामापिथिकस होने वाला है। रामापिथिकस अधिक जो है ये मनुष्य की तरह दिखते थे, लेकिन ड्रायोपिथिकस किसके जैसे दिखते थे, चिंपैंजी के जैसे क्या होते थे, दिखते थे। लेकिन अधिक कौन दिखते थे, तो रामापिथिकस मानव के जैसे, और चिंपैंजी की तरह कौन दिखते थे, तो आपको याद रख लेना है ड्रायोपिथिकस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का उद्भव कहाँ हुआ था, अमेरिका में, अफ्रीका में, जापान में, और क्या भारत में। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है बी नंबर। कहाँ हुआ था, अफ्रीका में। मनुष्य का उद्भव कहाँ हुआ था, तो आप लोग को याद रख लेना है, इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। और देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करने में 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए। और देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि कितने वर्ष पहले कृषि और मानव बस्तियां बनना शुरू हुआ, 10,000 वर्ष पूर्व की, 5,000 की, 75,000 से 10,000 पूर्व की, 18,000 पूर्व। तो मैं बता दूं कि आपको ध्यान रख लेना है कि 10,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, ये कृषि आरंभ हुआ था और मानव बस्तियां भी शुरू हुआ था। इसलिए इसका राइट जवाब ए नंबर होने वाला है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 2025 में यहां से क्वेश्चन 100% आ रहा है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा।
और जो बड़े ध्यान से पढ़ के जाएगा वो निश्चित बहुत बेहतर करेगा, बहुत ज़्यादा बेहतर। और मैं आप लोग को कुछ बता देता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ, तीसरा ऑप्शन के बारे में सुनिए और आप लोग याद रखिएगा। देखिए 75,000 वर्ष से 10,000 वर्ष के दौरान हिम युग में, किस युग की बातें कर रहा हूं तो आपको याद रख लेना है, हिम युग में। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूं। 75,000 से लेकर 10,000 वर्ष के दौरान हिम युग में आधुनिक युगीन मानव पैदा हुए थे। कौन? आधुनिक युगीन मानव पैदा कब हुए थे? तो 75,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व हिम युग में पैदा हुए थे। इसको याद रखना है, ये बहुत 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 उपयोग है। और ये लास्ट के बारे में बता देता हूँ, याद रखिएगा। मानव में गुफा चित्रों की रचना पाई गई कब? देखिए मानव में किस में? प्राग ऐतिहासिक गुफा में। कहाँ जी? तो मानव ने प्राग ऐतिहासिक गुफा में चित्रों की रचना किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि मानव ने प्रायोगिक गुफा चित्रों का रचना कब किया था? तो 18,000 वर्ष पूर्व। ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लिख लीजिएगा। अगला कि कौन पूर्वी लगभग मध्य एशियाई देशों में रहते थे? होमो इरेक्टस रहते थे कि नियंड्राल रहते थे? क्या अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रामापिथिकस किन में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है, इसका राइट जवाब जो होने वाला है, आप लोग को याद रखिएगा, इसका राइट जवाब नियंड्राल होने वाला है। क्या होने वाला है? नियंड्राल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है? एड्स है, कैंसर है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि संक्रामक रोग क्या होता है। तो वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम से क्या हो जाए? फैल जाए, इसको बोलते हैं संक्रामक रोग, याद रखिएगा। और संक्रामक रोग का उदाहरण है एड्स है, इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है? एड्स है कि कैंसर है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो कैंसर होने वाला है। संक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है? तो आपको जवाब याद रख लेना है कि इसका राइट जवाब कैंसर होने वाला है। अगला है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे कि हिपोक्रेट्स की, दोनों किन में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब विलियम हार्वे होने वाला है। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण के क्या किए थे? खोज किए थे। और आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि हिपोक्रेट्स के बारे में क्या आप कुछ जानते हैं? मेडिसिन के दाता कौन है? आप लोग बताइए, मेडिसिन के दाता कौन है? चिकित्सा विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है? ये जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। लेकिन रक्त परिसंचरण की खोज कौन किए थे? तो विलियम हार्वे किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से कौन पैथोजन नहीं है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है, कैंसर है। तो देखिए इसमें पैथोजन कौन होते हैं? तो पैथोजन वो होते हैं तो जो रोग को पैदा करते हैं। तो रोग को पैदा कौन नहीं करता है? देखिए कैंसर। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? प्लाज्मोडियम के कारण कि साल्मोनेला टाइफी कारण कि हीमोफिलिन में, किन में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा क्या होता है? ये आपको टाइफाइड होता है। इसमें 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या आता है? बुखार आता है। तो याद रखना है कि इसमें बुखार कितना आता है? 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक बुखार आता है। और एक बात और मैं आप लोग को इसके बारे में बता देता हूं कि जो टाइफाइड होता है ना, इसके लिए एक जांच किया जाता है जिसका नाम है बिडाल परीक्षण। क्या चीज़? तो बिडाल परीक्षण किया जाता है। और बिडाल परीक्षण के द्वारा पता लगाया जाता है कि बुखार है कि टाइफाइड है कि नहीं, याद रखिएगा। और टाइफाइड एक प्रकार के जीवाणु से होने वाला रोग है। किसके द्वारा होने वाला रोग है? जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। तो मैंने कितने क्वेश्चन बताया? यह जीवाणु से होता है, इसके लिए बिडाल परीक्षण होता है, और इसमें 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस बुखार रहता है। और एक बात और याद रखिएगा, ये आंत की होने वाली बीमारी है। कहाँ की? तो ये आंत्र में होने वाली बीमारी है, ये भी आप लोग को याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा अलवणीय यहाँ पर डलेगा? अलवणीय जल में पाए जाने वाली मछली है। कतला है, रोहू है, कॉमन कार्प है, सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें सभी होने वाला है। और मैं निश्चित कहता हूं कि ये 2025 में आ रहा है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखिए क्या है, मछली पालन की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी क्रांति चलाई गई? नीली क्रांति, सफेद क्रांति, हरित क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब नीली क्रांति होने वाला है। मछली पालन के वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? नीली क्रांति। और हरित क्रांति जो चलाया गया था तो गेहूं के लिए, किसकी वृद्धि के लिए?
तो गेहूं और चावल के वृद्धि के लिए हरित क्रांति चलाया गया था। लेकिन नीली क्रांति किसके लिए? तो मछली पालन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? तो आप लोग को याद रख लेना है, नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1960 में, 1950 में, 1966 में, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला 1960 में। हरित क्रांति कब हुआ था? तो आपको याद रख लेना है 1960 में शुरुआत हुआ था, जिसमें गेहूं और चावल की क्या दिया गया था? बढ़ोतरी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सी मछली समुद्री नहीं है? हिल्सा है, सरडाइन है, पाम्फ्रेट है, रोहू है। तो मैं बता दूं कि रोहू मछली नहीं है, ये अलवणीय जल की मछली है। कैसी? तो अलवणीय मछली है, ये याद रखना है। लेकिन ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं, हिल्सा है, सरडाइन है, पाम्फ्रेट, ये तीनों के तीनों कैसे मछली हैं? तो समुद्री मछली है, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अंत प्रजनन कितनी पीढ़ियों तक संगम कराया जाता है? ऑप्शन में क्या दे रखा है? 4 से 6, 2 से 6, 7 से 8 और 4 से 5 से 8। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब 4 से 6 पीढ़ियों तक संगम कराया जाता है। और इसमें जो है समयुग्मता को बढ़ावा मिलता है। ये अगर आपसे पूछ दे कि ये बताइए कि अंत प्रजनन में क्या बढ़ावा मिलता है, तो समयुग्मता को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें 4 से 6 पीढ़ियों तक क्या कराया जाता है? संगम कराया जाता है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हमें भरोसा और उम्मीद दोनों है कि आप लोग प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं और बहुत बेहतर के तलाश में हैं और निश्चित बहुत बेहतर करने वाले हैं। ऐसी प्रॉपर वीडियो को देखते हुए चलेंगे तो आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करेंगे और उतना बेहतरीन जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।